18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव के सेकंड फेज में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई। राजस्थान में दूसरे चरण की 13 सीटों पर मतदान हुआ। पहले चरण से बेहतर मतदान प्रतिशत सेकंड फेज में रहा है। दूसरे चरण में राजस्थान में 64.06% मतदान हुआ। पहले चरण में 12 सीटों पर करीब 57% मतदान हुआ था। टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़ में दूसरे चरण में मतदान हुआ। ये 13 सीटें हैं। पूरे देश के संदर्भ में अगर देखें तो सेकंड फेज में केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश समेत महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर ये उन राज्यों में शामिल हैं जहां बीते दिन मतदान हुआ दूसरे चरण में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 3 बड़े फिल्मी सितारों की राजनीतिक भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। इसके अलावा वायनाड में राहुल गांधी और तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के शशि थरूर की किस्मत भी दांव पर रही। दूसरे चरण में तमाम इंतजाम किए गए थे। 1,67,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। बात राजस्थान की करें तो दूसरे चरण में यहां 2,80,78,000 मतदाता अपेक्षित थे। अब पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार का जो प्रतिशत निकल के आ रहा है वो पिछले चुनावों के मुकाबले भले ही कम है, लेकिन पहले चरण और दूसरे चरण का जब कंपैरिजन करते हैं तो दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत में इजाफा दिखाई देता है। शहरी क्षेत्रों में करीब 4,700 और ग्रामीण क्षेत्रों में 23,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इन मतदान केंद्रों पर मतदाता पूरे उत्साह के साथ पहुंचे और बाड़मेर में 74.25% वोटिंग दर्ज हुई। हालांकि पाली सबसे पीछे रहा, महज 56.5% वोटिंग के साथ। लेकिन अब इस बार के ये तमाम जो अलग अलग लोकसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत हैं, इनके मायने क्या हैं? क्या आकलन निकल कर आ रहा है इस मतदान प्रतिशत का? किसके पक्ष में मतदान हुआ है? कौन इस बार वोटिंग प्रतिशत से सहमा हुआ नजर आ रहा है? और मतदाताओं ने दूसरे चरण में किसका राजनीतिक मंगल सुनिश्चित कर दिया है? शहरी और ग्रामीण मतदान केंद्रों पर क्या स्थिति रही? किसको फायदा, किसको नुकसान? इन सब विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार के नाते से आशुतोष रावत हमारे साथ होंगे। कांग्रेस के नेता के तौर पर पौरुष भारद्वाज जुड़ रहे हैं। अटल खंडेलवाल बीजेपी से जुड़ रहे हैं। तीनों लोग का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। चर्चा का विषय यही है कि मतदान प्रतिशत जो कल सामने आया है उसके क्या कुछ अब मायने निकल रहे हैं। और इनफैक्ट अब तो पूरा अगर हम ओवरऑल देखें पहले चरण और दूसरे चरण को मिलाकर तो अब राजस्थान के राजनीतिक का जो भविष्य इन 25 लोकसभा सीटों पर उस पर जरा चर्चा करेंगे। आशुतोष जी के साथ शुरुआत करते हैं। आशुतोष सर, दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत राजस्थान में बढ़ा, क्या कारण रहा इसका? आवाज किसी की नहीं आ रही मेरे पास। ठीक है आशुतोष जी, मैं कह रहा हूं आपसे पहले चरण के बाद दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत में जो इजाफा हुआ है वो उसके क्या मायने हैं, क्या कारण रहा है उसका? देखिए राहुल जी, अभी आप अगर आवाज प्रॉपर आ रही हो तो देखिए पहले चरण में जहां 58% के लगभग कुल मतदान हुआ तो वहीं दूसरे चरण में लगभग 64.56% वोटिंग हुई, यानी लगभग 6% से ज्यादा दूसरे फेज में वोटिंग हुई। अगर राजनीतिक दलों के हिसाब से अगर इस बढ़े हुए वोट प्रतिशत को देखें तो शायद दोनों बड़े राजनीतिक दलों ने पहले चरण में जिस तरह से मतदान के लिए मतदाता नहीं निकला उनको निकालने के लिए अधिक प्रयास किए, और शायद मतदाता भी इस बार पहले चरण की अपेक्षा दूसरे चरण में इस चीज को लेकर के अधिक जागरूक था कि शायद जो कम मतदान हुआ उनकी वजह से उनके पसंदीदा राजनीतिक दल को उनको नुकसान होता हुआ दिखा, जिसकी वजह से शायद मतदाता और पॉलिटिकल पार्टी दोनों ने इस बार के यह प्रयास किया कि मतदान का प्रतिशत बढ़े। मतदाता भी बाहर निकला। हालांकि इस बढ़े हुए मतदान प्रतिशत के साथ में एक बात राहुल जी तय मानी जा रही है कि इस बढ़े हुए मतदान प्रतिशत के बावजूद भी पिछले बार जो 2019 में मतदान का प्रतिशत था उससे दोनों बार जो राजस्थान का अगर 2500 सीटों का आकलन करें तो इस बार अभी भी मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, कम निकल के आ रहा है। बिल्कुल जी, तो इससे एक चीज साफ जाहिर होती है कि शायद मतदाताओं में पहले की तरह राजनीतिक दलों द्वारा जो मुद्दे उठाए गए उनको लेकर के, जो विषय दिए गए उनको उन विषयों को लेकर और उम्मीदवारों को लेकर पहले की तरह बहुत ज्यादा उनके अंदर उत्साह नहीं था। शायद राजनीतिक दल उसका एक बड़ा कारण रहे कि मतदान का प्रतिशत। लेकिन दूसरे चरण में
थोड़ा सा यहाँ पर दूसरे चरण में आशुतोष जी, वो जो अपने स्थानीय जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ उनको लेकर के उत्साह, चुनाव को लेकर के उत्साह दूसरे चरण में जरूर थोड़ा बेहतर दिखाई दिया राजस्थान में। अब ये जो बदलाव दूसरे चरण में नजर आया मतदान प्रतिशत को लेकर, इस पर कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष जान लेते हैं। कांग्रेस पार्टी से शुरुआत करेंगे। पौरुष भारद्वाज, ये जो मतदान प्रतिशत दूसरे चरण में बढ़ा है, पहले चरण में घटा था, तब आप लोग कह रहे थे हमारे पक्ष में, सुनने में आ रहा है दूसरे चरण में जब मतदान प्रतिशत बढ़ा है तो आपके वॉर रूम डिस्कस कर रहा है कि ये बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत भी हमारे पक्ष में हुआ है। पौरुष भारद्वाज हमारे साथ जुड़ेंगे। अटल खंडेलवाल हमारे साथ हैं। अटल जी, ये जो दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत में इजाफा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इसका क्या आकलन कर रही है? मुख्यमंत्री कल मतदान के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी उन्होंने की। क्या कुछ उस बैठक में आकलन आप लोगों ने किया इस मतदान का? देखिए, ये तो साफ ही है कि 19 तारीख को थोड़ा सा मतदान कम हुआ था और उसी को लेकर के जब लोगों में जागरूकता और ज्यादा फैलाई गई कि भाई अति आत्मविश्वास के साथ मत रहे जनता, आपको वोट देना चाहिए, वोट देने के बाद शिकायत की जा सकती है, वोट देना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हमेशा अच्छा होता है। ये सभी ने इसमें मतलब ये नहीं कि किसके कारण, इसमें इलेक्शन कमीशन, सरकार की भागीदारी और पार्टियों की भागीदारी सभी की रही और उन सब ने आह्वान किया भाई वोट दीजिए आप। और इसी कारण से तो कहीं ना कहीं शिकायत है जनता के मन में, मतदाताओं के मन में शिकायत है मौजूदा। नहीं, इसको आप राहुल जी इसको ऐसे समझिए कि उदासीनता है। जब एक विरोधी पार्टी है, उसके पास कोई विजन नहीं है, उसके पास कोई मुद्दे नहीं है, वो केवल शिकायतें ही शिकायतें कर रही है, इसके अलावा कोई भी विजन या ऑब्जेक्ट नहीं कि भारत को हम ले जाना कहाँ चाहते हैं। तो इससे लोगों को पहले से ही तय था कि भारतीय जनता पार्टी है, वही सरकार बनाने जा रही है और बस वही उसी को लेकर के जब विपक्ष कमजोर पड़ने लगता है तो उदासीनता साथ ही आती है और उसी का नतीजा ये हुआ। फिर आह्वान यही किया गया कि नहीं, आप इसको इस तरीके से मत जज कीजिए, आप अपना कार्य तो करें, जनता अपना कार्य करे और वोट दे, जो भी पसंदीदा उम्मीदवार है उसको वोट दे। इस आह्वान के बाद लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और आप देखो 6-6.5% का इजाफा भी हुआ और हम आश्वस्त हैं हमारे जीत को लेकर। तो पहले चरण में जब मतदान प्रतिशत कम हुआ, यही सवाल जब पौरुष जी आएंगे मैं उनसे भी जानना चाहूंगा, दोनों ही बार अब जब मतदान प्रतिशत बढ़ा है तब भी रिएक्शन ये आ रहा है कि हमारे पक्ष में, जब घटा था तब भी आप लोग ये आश्वस्त थे कि हमारे पक्ष में। एक चीज को एनालिसिस करके देखिए सर राहुल जी कि 2014 में से 2019 के बीच के अंदर मतदान प्रतिशत बढ़ा, बट 2014 में भी 1 लाख से ऊपर 23 सीटें जीती है हमने 2014 के अंदर। आप ऐसे समझो 22-23 सीटें 1 लाख। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि मतदान प्रतिशत अगर कम भी रहा, आप ये कह रहे हैं कि अगर जितने भी लोग वोट करने गए हैं उसमें से ज्यादातर ने भाजपा को ही अपने विकल्प के रूप में चुना है मतदान केंद्र पर। यही कहना चाह रहा हूं कि भी बहुत ज्यादा हमारा मत प्रतिशत अच्छा है और हम बहुत आश्वस्त हैं। ठीक है, कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं। पौरुष भारद्वाज, मेरा सवाल अटल जी से भी यही था कि जब पिछली बार मतदान प्रतिशत घटा तब भी आप लोगों के द्वारा ये कहा गया, पॉलिटिकल पार्टीज मुख्य रूप से दोनों कांग्रेस और बीजेपी द्वारा, कि भाई मतदान प्रतिशत हमारे पक्ष में। अब दूसरे चरण में बढ़ गया, तब सुनने में आया वॉर रूम में बैठक चल रही है जिसमें ये आश्वस्त किया गया कार्यकर्ताओं को कि मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ, ये भी हमारे मत में। तो किस तरीके से आप लोग किस आधार पर आकलन करते हैं, जरा बताइए। पौरुष भारद्वाज, वॉइस नहीं पहुंच रही। पौरुष जी, दूसरे चरण का जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारे पक्ष में हुआ है, क्या आकलन किया आप लोगों ने, क्या चीजें टटोली, किस आधार पर कह रहे हैं? ठीक है, पौरुष जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आशुतोष जी, अब बड़ी बात यह है कि मतदान तो समाप्त हो गया है, बड़े दिग्गजों की साख भी दांव पर है, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की राजनीतिक भविष्य
का एक बड़ा आधार जो है वो इस चुनाव के परिणाम से आएगा। वसुंधरा राजे के बेटे लड़ रहे हैं झालावाड़ से, दुष्यंत सिंह, उधर वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, अशोक गहलोत की साख दांव पर है। अब इस चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। इधर फिर कोटा में की तरफ आते हैं तो ओम बिरला मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, फिर गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से वो हैं। तो क्या कुछ अब इनका इस परिणामों में किधर की तरफ रुझान आपको दिखाई दे रहा है? क्या ये बड़े जो स्तंभ हैं ये सफल रहे हैं इस मतदान में? देखिए राहुल जी, ये तो शायद 4 तारीख को ही तय होगा कि इनमें से जो ऐसे 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का राजनीतिक कैरियर उनके सुपुत्र के तौर पर दांव पर लगा हुआ है, 2 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों का भी भविष्य इस मतदान में दांव पर लगा हुआ है, और साथ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का भी राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है। तो जनता ने क्या फैसला किया है तो 4 को तय होगा। लेकिन बढ़े हुए और घटे हुए मतदान प्रतिशत के साथ में राजस्थान में इस बार समीकरण बहुत उलझे हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। बढ़े हुए वोट प्रतिशत को एक पूरे स्टेट में, भले ही राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इस तरह के दावे कर रहे हो कि वोट प्रतिशत घटा, तो भी दोनों ने अपनी पीठ थपथपाई कि हमारे लोगों ने ज्यादा मतदान किया, विपक्षी पार्टी ने कम किया, और जब ज्यादा किया तो फिर से उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई। लेकिन इसके बड़े मिक्स ट्रेंड्स आपको पूरे राजस्थान में देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे सबसे कम वोटिंग टोंक सवाई माधोपुर में हुई, लगभग 7% से ज्यादा वहां वोटिंग प्रतिशत में पिछले 2019 के कंपैरेटिवली वहां पर मतदान हुआ। लेकिन टोंक सवाई माधोपुर के साथ में वहां पर जो था वो सचिन पायलट की इमेज भी दांव पर लगी हुई है। क्या सचिन पायलट ने जिस तरह से वहां कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ में खड़े होकर के टिकट दिलवाने से लेकर के और अंतिम समय तक साथ में खड़े रहे, तो क्या टोंक सवाई माधोपुर में कम मतदान के बाद कांग्रेस को वहां नुकसान उठाना पड़ रहा है, या ओम बिरला कोटा विधान जो लोकसभा सीट है वहां पर मतदान बढ़ा है? और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो कोटा में लगभग 8 जो विधानसभा सीटें हैं उनमें से जिनमें अभी 5 पर भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी, उन 5 विधानसभा सीटों पर वोट प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन इसके साथ में जिन 3 विधानसभा सीटों पर हाल ही विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, उन पर भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। तो क्या नहीं, जहां पर बढ़ रहा है आशुतोष जी वहां पर भी समीकरण बड़े दिलचस्प है कुछ जगहों पर। टोंक सवाई माधोपुर के बाद अगर बाड़मेर की ओर हम रुख करें तो बाड़मेर में तो बड़े दिलचस्प इस बार तरीके से मतदान भी हुआ है, लोगों ने पूरे उत्साह के साथ किया, सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत वहां है। बाड़मेर का अगर समीकरण को जरा डिकोड करें तो आप उस पर जरा बताएं, बाड़मेर के चुनावी समीकरण पर। देखिए बिल्कुल बाड़मेर में जिस तरह से सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर मतदान हुआ, तो वहां पर ऐसा नहीं था कि कुछ और मुद्दे थे, कुछ और चीजें थी, लेकिन वहां पर निर्दलीय जो विधायक हैं अभी हाल ही में, और जिन्होंने लोकसभा का चुनाव भी निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया, रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने इस चुनाव को इतना अधिक रोचक बना दिया। एक तो मोदी सरकार में कैलाश चौधरी की इमेज वहां पर दांव पर लगी हुई है। ऐसे में कांग्रेस ने आरएलपी से लेकर के एक जाट प्रतिनिधि के तौर पर एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा। रविंद्र सिंह भाटी क्षत्रिय समाज से आते हैं, ऐसे में गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के एक जो चुनाव लड़ रहे हैं रूपाला साहब, उनका एक बयान आया, उसकी वजह से राजपूत वोट एक तरफा रविंद्र भाटी की तरफ जाता हुआ दिखा। तो वहीं जाट वोटों के बीच में हमको कैलाश चौधरी और साथ में जो कांग्रेस के लुम्बाराम जी उनके बीच में बटा हुआ वोट प्रतिशत नजर आया। हालांकि शिवपुरी विधानसभा सीट जहां पर रविंद्र सिंह भाटी जीते हैं वहां पर सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत हुआ है। लेकिन इसके साथ में एक फैक्टर और भी आता है कि जो लोकसभा में वायतु विधानसभा आती है, उस वायतु विधानसभा में सबसे ज्यादा जाट मतदाता हैं और वहां पर भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। तो एक तरफ राजपूतों ने भी ज्यादा वोटिंग की है, दूसरी तरफ जाट इसको इस रूप में केवल एक सिंगल साइडेड हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये वोटिंग जो है, क्योंकि भाटी ने इसको इंटरेस्टिंग तो बना ही दिया, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारी वोटिंग भाटी के पक्ष में हुई है निश्चित रूप से। क्योंकि आज जो मैं समझ पा रहा हूं आशुतोष जी कि चुनाव इतना दिलचस्प सीट पर हो गया था कि सभी ने अपने पूरी ताकत लगा रखी। कैलाश चौधरी का आपने जिक्र किया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनके व्यक्तिगत समर्थक जो हैं वो बड़ी तादाद में पहुंचे। फिर इधर कांग्रेस का अपना वोट बैंक पहुंचा, और फिर जब भाटी ऐड ऑन हो गए तो युवाओं की तादाद भी मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में अपना उसने एक अहम रोल निभाया। लेकिन बाड़मेर में
कहीं ऐसा तो अब चांस बन रहा है कहीं ना कहीं आशुतोष जी की बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में निर्दलीय कहीं फायदा पूरी तरीके से उठा करके विजयी ना हो जाए? देखिए, वही मैं आपको कह रहा था कि जाट मतदाताओं ने भी वहां बढ़ चढ़ करके वोटिंग की है। तो जाट मतदाता क्या, जो जिस तरह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी जाट हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का उम्मीदवार भी जाट है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यह मुकाबला हो रहा है या रविंद्र सिंह भाटी बाजी मार रहे हैं, ये बड़ा उलझा हुआ होगा। बीजेपी क्या सोच रही है इसको लेकर जरा जान लेते हैं। अटल खंडेलवाल साहब, बाड़मेर पर आपकी साख मुख्य रूप से दाव पर है, क्योंकि एक ऐसा नेता जो आपकी पार्टी को ज्वाइन करके, जिसने वहां से रिजाइन दे दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ा, विधानसभा जीती और उसके बाद अब सांसदी में वो खड़े हुए, मतदान हो चुका है, क्या बाड़मेर में बीजेपी अपनी साख बचा पाएगी? देखिए राहुल जी, जो ये मत प्रतिशत लगभग 2% के आसपास बढ़ा है बाड़मेर में, तो ये तीनों लोगों ने काम किया है, इस वजह से ये दिख रहा है। और ये आप ऐसे देखो, रविंद्र सिंह भाटी हैं, वो अभी विधानसभा में अभी आए, तो एक तरीके से अपन कई बार नहीं कहते कि बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर और हम अवार्ड दे देते हैं, लेकिन वो टाटा थोड़ी बन जाते हैं, उनसे थोड़ी कंपैरिजन हो सकता है। तो वैसा था ही अभी रविंद्र सिंह भाटी जी के साथ है कि वो ठीक है, उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता था, उन्हें कुछ करके दिखाने का मौका मिला था, बट वो करने की स्थिति से गुजरने से पहले ही वहां पर तो उन्होंने रोचक तो बना दिया, लेकिन 2 लाख वोटों का विधानसभा चुनाव और 17-18 लाख वोटों का लोकसभा चुनाव, दोनों में बहुत अंतर है। कांग्रेस के परंपरागत वोट है, भाजपा के भी परंपरागत वोट है, और इन परंपरागत वोटों के बीच में से कोई रास्ता ये निकाल पाएंगे, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ अटल जी, पौरुष जी, जब अपनी अटल जी एक बड़ी बात, वोटों से तो हम 2014 में ही जीते थे यहाँ से, और हाँ। उसके बाद 19 के अंदर तो हम और ज्यादा मतों से जीते। तो हम अगर कंपैरिजन भी कर लेते हैं तो हमको लगता है बाड़मेर तो बिल्कुल हम जीत जाएंगे, ऐसी कोई दुविधा नहीं है। बाड़मेर को जीत दर्ज करने के लिए आप आश्वस्त हैं। पौरुष भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वापस। पौरुष, कांग्रेस पार्टी के वॉर रूम में एक चर्चा कल ये भी थी कि भाई 13 में से करीब 7 से 8 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। अटल जी, जैसे अब मैं बात कर रहा था अटल खंडेलवाल जी से, ये कह रहे थे कि भाई एक उदासीनता का माहौल मतदाताओं के बीच में देखा गया कि उनको लग रहा है कि विपक्ष कुछ दमदार तरीके से चुनाव लड़ ही नहीं रहा है, और ऐसे में जब जीत बीजेपी रही है तो ये भी एक वजह बीजेपी बता रही है कि शायद मतदान प्रतिशत इसलिए कम रहा है। और इसकी बात का फिर एक लाइन में निकल के ये आ रहा है कि इसका मतलब जितने भी वोट गए हैं वो मैक्सिमम बीजेपी को गए हैं। कांग्रेस का क्या आकलन है? देखिए राहुल जी, अटल जी की जो बातें हैं बिल्कुल एक हास्यास्पद बातें हैं, और जो तथ्यों को समझने वाले लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि कोई भी जो चुनाव होता है वो वर्तमान सरकार के पिछले 5 साल के कार्यों का असेसमेंट होता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 2014 में जो भी बड़े बड़े वादे करके आया, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष हो, चाहे वो 2022 तक हर सर पे छत हो, या कालाधन लाने की बात हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, इस तरह के जो भी तमाम इन्होंने जनता से वादे किए, या तत्कालीन सरकार जो हमारी थी उस पर इन्होंने जो भी आरोप लगाया, तो देखिए ये हमारे ऊपर हर तरह का आरोप भी सिद्ध करने में विफल रहे, और ये जनता से किए गए अपने हर प्रकार के वादे को भी पूरा करने में विफल रहे। इसलिए जनता में घोर निराशा। हम तो कोई आरोप नहीं लगा रहे, हम तो केवल अटल जी देखो, सुनने का माध्यम, अरे अटल जी सुन लेते हैं, अटल जी सुन लेते हैं, पौरुष जी को जवाब पूरा करने दो। अभी देखो आप लोग गलत बोल रहे थे ना, मेरे पास ऑडियो नहीं आ रही थी, आप गलत बोल गए। आपकी बात को मेरा राजनीतिक पार्टी होने के नाते ये फर्ज नहीं है कि मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखूं, बल्कि ये भी कि मतदाताओं को सही टेलीविजन के माध्यम से बताइए पौरुष जी, बात पूरी कीजिए। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा राहुल जी कि देखिए, जो मतदाताओं में जिस प्रकार से घोर निराशा व्याप्त हुई, और जिस प्रकार से वर्ल्ड इंडेक्स, चाहे वो हैप्पी इंडेक्स हो, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, चाहे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, या तमाम तरह के जो इंडेक्सेस थे, वहां पे भारत से कई छोटे छोटे देश आगे निकल गए। हमारा पड़ोसी जो देश, जो बांग्लादेश है, वो भी कई इंडेक्सों में हमारे से आगे है। और जिस प्रकार से देश की आर्थिक स्थिति चिंताजनक हुई, देश पे पिछले 70 साल की सरकारों पे 55 लाख करोड़ का कर्जा था, और इस सरकार ने 10 साल में उसको बढ़ा करके 205 लाख करोड़ कर दिया। तो निश्चित तौर पर जनता में, और खास करके जो भारतीय जनता पार्टी का वो वर्ग जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी से गुजरात के कथित विकास मॉडल की वजह से जुड़ा था,
वो जो वर्ग था उसका निश्चित बहुत तेजी से मोह भंग हुआ। उसका परिणाम हमने देखा कि जो पहले फेज के जो वोटिंग हुई उसके अंदर जो है मतदान बहुत कम हुआ। अब उसके बाद देखिए जब मतदान कम हुआ तो निश्चित तौर पे इनको भी चिंता हुई और हमारे को भी चिंता हुई। हमने जाके मतदाताओं की नब्ज टटोली, इन्होंने भी जाकर के अपने पूर्ववर्ती जो संगठन है, जो मैं नाम नहीं लूंगा, प्रधानमंत्री जी एक रोज रात को नागपुर भी रह करके आए थे, इन्होंने अपने हिसाब से लोगों की नब्ज टटोली, हमने हमारे हिसाब से मतदाताओं की नब्ज टटोली। तो जानकारी निकल के आई कि साहब जो सरकार के कथनी और करनी में जो इतना बड़ा गैप है और जो आम उपभोक्ता के जीवनचर्या में जो एक बहुत तेजी से गिरावट आई, आप देखिए सरकार तो पौरुष जी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर में तो फिर मतदान प्रतिशत जबरदस्त तरीके से बढ़ना चाहिए था। मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूं राहुल जी। देखिए कि जो पहले चरण के बाद में भारतीय जनता पार्टी तो अपनी जो लोगों को बेवकूफ बनाने वाली रणनीति उस पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और हमारी पार्टी ने, और जो देश को चाहने वाले लोग हैं, आप ये बताइए कौन सी उन्होंने मतदाताओं को कन्विंस किया, उन्होंने जाकर के देखिए पहले से जो सेकंड फेज में जो मतदान बढ़ा वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। पहले फेज में जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी से घर बैठा था उनको जाके हम लोगों ने समझाया कि भैया घर बैठने से कुछ नहीं होगा, आप घर बैठोगे तो उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। आप जाइए मतदान केंद्र पे जाइए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकिए, आपके पास वो ठीक है। पौरुष जी, किन किन मतदान केंद्रों पर आपने अपना एनालिसिस किया? आपके कार्यकर्ता अभी बूथों पर मौजूद रहे होंगे, जरा बताइए 13 सीटों पर कल मतदान हुआ, कितनी सीटों पर आप आश्वस्त हैं कि कांग्रेस पार्टी विजय प्राप्त करेगी? देखिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा राहुल जी कि 8 से 9 सीटें जो है उस पे तो हम लोग बिल्कुल आश्वस्त है, परंतु देखिए मतदाता जो होता है वो जो होता है कई बार तमाम तरह की संभावनाएं, तमाम तरह की आशाओं को धक्का बताते हुए कई बार हमारे चाहने से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे देता है और कई बार खराब भी दे देता है। भारतीय जनता पार्टी का जो 2014 वाला चुनाव था वो हमने देखा कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को राज्य के अच्छा, बांसवाड़ा में क्या स्थिति है? बांसवाड़ा में क्या स्थिति है पौरुष भारद्वाज? बांसवाड़ा निश्चित तौर पे हम लोग जीतने के लिए जा रहे हैं, जो हमारा गठबंधन है वहां पे निश्चित तौर पे हम लोग चुनाव जीतेंगे, दिक्कत वाली बात है जी। नहीं तो वहां इतना कंफ्यूजन ही पहले पैदा हो गया था कि कहीं ना कहीं उसका एक डिसएडवांटेज तो आपको रहेगा, बांसवाड़ा में आपके प्रत्याशी कांग्रेस के चिन्ह पर चुनाव लड़े। देखिए मतदाता चुनाव लड़े, परंतु जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे प्रभारी रंधावा जी ने वहां जाकर के हमारे जो गठबंधन के प्रत्याशी थे उनके पक्ष में सभा करी हमने, और जिस प्रकार से हमने वहां पे जो कुछ एक लोग जो भ्रम फैला रहे थे, जो चाहे वो भले हमारी पार्टी के लोग थे, हमने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करी। तो निश्चित तौर पर वहां की जनता को जो और वहां के मतदाताओं को ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि जो चुनाव जो है गठबंधन का चुनाव है और जो हमारे गठबंधन के सहयोगी है वो भी बिल्कुल हमारी पार्टी के ही उम्मीदवार के बतौर हम लोग। आशुतोष जी, बांसवाड़ा अभी सीट बड़ी हॉट सीट बनी हुई है, प्रधानमंत्री भी उस सीट पर सभा करने पहुंचे थे, महेंद्रजीत सिंह मालविया बीजेपी प्रत्याशी है वहां पर। क्या आपका एनालिसिस उस सीट को लेकर के है पर्टिकुलरली? देखिए राहुल जी, मतदान प्रतिशत भी बेहतर रहा है वहां, अच्छा प्रतिशत रहा है। बिल्कुल, देखिए बाड़मेर के बाद में दूसरे नंबर पर राजस्थान में बांसवाड़ा में वोटिंग परसेंटेज हुआ है और वहां पर भी एक बार फिर से जो अगर वहां के कुल मिलाकर के राजनीतिक स्थिति का आकलन करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर दांव खेला, बड़े आदिवासी नेता हैं, कांग्रेस के बड़े स्थापित नेता थे, आदिवासियों के बीच में एक अच्छी पैठ थी। ऐसे में कांग्रेस का जो शुरू में कंफ्यूजन रहा कि हमको वहां पर बाप के साथ अलायंस करना है या नहीं करना है, और बाद में उन्होंने एक समय सिंबल भी दे दिया, उसके बाद में फिर कहा कि नहीं हम बाप के साथ अलायंस में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी इसलिए थोड़ा सा मुझे एज लेते हुए दिख रही है। हालांकि राजकुमार राउत ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी हल्का सा जो एज वो बीजेपी को बांसवाड़ा सीट पर दे रहा हूं। उसके लिए बांसवाड़ा के बाद अगर कोटा पे आ जाते हैं, अटल खंडेलवाल कोटा पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला प्रत्याशी हैं, अब क्या कुछ उस सीट पर समीकरण आप लोगों ने साधा है? देखिए पहले तो मैं बांसवाड़ा प्रहलाद गुंजल ने आपको टक्कर दी है उस सीट पर, आप लोग ये मान रहे हैं? देखिए राहुल जी, 1 मिनट का समय दीजिए मेरे को। पहले बांसवाड़ा पे कांग्रेस का चाल और चरित्र वो बिल्कुल जैसा कि ओएसडी लोकेश शर्मा ने कहा है गहलोत साहब के लिए वैसा ही है। वो स्ट्रेटेजिक फेलियर। अटल जी समय कम है, बांसवाड़ा पे नहीं, कोटा पे चर्चा कर लेते हैं, कोटा पे चर्चा कर लेते हैं। कब तक राजनीति करोगे? 10 साल गुजार दिए सरकार में, कांग्रेस करते हैं, खुद के तो काम बताओ। एक लंबी के साथ हम जीते हैं और अब की बार भी कोटा का मतदान बहुत अच्छा है और कोटा से मेरे को जो लगता है 4 लाख से ऊपर ओम बिरला जी जीतने वाले, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीकानेर के लिए वहां भी अर्जुन राम मेघवाल 3 बार सांसद रह चुके हैं, 4थी बार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर उनके प्रति जो माहौल है क्या आपको लग रहा है आपके पक्ष में है वो?
देखिए बीकानेर में वोटिंग परसेंटेज जरूर गिरा है, लेकिन क्योंकि बीकानेर ऑलरेडी वही बात की ये सब सीटें 3-3 लाख यानी 25-30% के डिफरेंस से जीती हुई है। 2014 और 2019 के हिसाब से ठीक है। पौरुष भारद्वाज, जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनौती दी आप लोगों ने, क्या केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को हरा पाएगी कांग्रेस जोधपुर में? देखिए राहुल जी, निश्चित तौर पे, और ये आज जो चुनाव चल रहे हैं सिर्फ आज की बात नहीं है। पिछले 2-2.5 साल से आप जिस प्रकार से जोधपुर की राजनीति और जो खास करके भाजपा की आंतरिक राजनीति हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो शेर सिंह बाबू इनके विधायक हैं उनको किस प्रकार से मंचों से गजेंद्र सिंह शेखावत जी के समर्थकों द्वारा धक्के देके कई अवसरों पर उतारा गया और किस प्रकार से वहाँ पे इनकी इंटरनल गुटबाजी हमें देखने को मिली। और एक बार तो आपको लग रहा है जो इंटरनल गुटबाजी है जोधपुर सीट पर ये कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगी? एक एक सवाल दोनों लोगों से कर रहा हूं। जालौर पर वैभव गहलोत का जरा बता दीजिए, क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ अशोक गहलोत जी का ही भविष्य है, और उसके बाद झालावाड़ पर अटल खंडेलवाल जवाब देंगे। देखिए जालोर की सीट मैंने राहुल जी, जालोर ही नहीं बल्कि तमाम सीटें जो है राजस्थान की जनता निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से उब चुकी है। 10 साल में इनको सिवाय आश्वासनों के और सिवाय जुमलों के जालौर में अशोक गहलोत साहब ने कई बार वो पहुंचे हैं, खुद जाकर के कई बार प्रचार किया है, क्या वो प्रचार सफल रहेगा? क्या बोल रहे हैं? कह रहा हूं अशोक गहलोत साहब ने कई बार खुद जाकर के वहां पर डेरा डाला है जालौर में। निश्चित तौर पे देखिए अशोक गहलोत जी हमारे वरिष्ठ नेता है, उन्होंने पूरे राजस्थान की 25 सीटों पर प्रचार किया है। तो चूंकि वैभव गहलोत जी जो है वो भी हमारी पार्टी के प्रत्याशी है, तो निश्चित तौर पे गहलोत साहब ने वहां भी जाकर के संभाला और चुनाव को निश्चित तौर पर। अटल खंडेलवाल, झालावाड़ में वसुंधरा राजे अपनी साख बचा पाएंगी? दुष्यंत सिंह? देखिए झालावाड़ में प्रतिशत भी अच्छा है और पिछली बार भी 2 लाख मतलब करीब 24.6% से विनिंग हुई थी, तो इतना मत प्रतिशत ऑलरेडी हमारे पास है वहां पर। और भैया 85 में 450 सीटें थी हमारी। अटल जी पिछली बात मत करो, आज की बात करो, आज की बात करो। वो आपने बेवकूफ बनाया था लोगों को 2014 में। ठीक है, तो कुछ सीटों पर मतदान प्रतिशत जो अच्छा निकल कर आया है उसको, और जहां कम रहा है, दोनों ही तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने हिसाब से उसको नाप तोल रही हैं। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है इस चीज को लेकर के कि उसने चुनाव दमदार तरीके से लड़ा है और वो माहौल बदलने में कहीं ना कहीं कामयाब रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष रावत जी, आपका भी वरिष्ठ पत्रकार के नाते से आप जुड़े। पौरुष भारद्वाज शुक्रिया आपका भी। अटल खंडेलवाल आपका भी शुक्रिया। तो एनडीटीवी राजस्थान पर लगातार चुनावों की इस माह कवरेज को लेकर हमारी ये चर्चा भी जारी रहेगी। दोनों चरणों का मतदान हो चुका और उसके बाद मतदान प्रतिशत के अलग अलग मायने निकाल रही हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जरा बिटवीन द लाइन जाकर ये जान सके कि मतदाताओं का रुझान किस ओर रहा है। ये प्रयास लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज। नमस्कार।